Hello student, welcome to the another video of the gravitation. In this video we are going to complete the three topics of the gravitation, that is the acceleration due to gravity, escape velocity and the orbital velocity. So let us understand the acceleration due to gravity first. To understand the acceleration due to gravity, we must know that what is meant by the acceleration. Acceleration is nothing but the rate of change of velocity. It is nothing but the rate for what? तो चेंजिंग द वेलोसिटी, क्या रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है ये बताने वाला जो फिजिकल पैरामीटर होता है उसको हम लोग कंसीडर करते हैं एक्सेलरेशन. देखिए एक्सेलरेशन ये टॉपिक आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में भी पढ़ा हुआ है. इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ. आपने डेली लाइफ में ऑब्जर्व किया होगा कार या फिर मोटरसाइकिल में एक्सेलरेटर होता है. ओके, तो जब भी स्पीड ब्रेकर आता है क्या करते हैं हम लोग क्या करते हैं, स्पीड को कम करते हैं, राइट. इसका मतलब हमने क्या किया, गाड़ी को डी एक्सेलरेट किया. क्या किया, डी एक्सेलरेट कहते हैं उसे, डी एक्सेलरेट कहते हैं या निगेटिव एक्सेलरेशन भी कहते हैं. तो जब भी स्पीड को ज्यादा से कम किया जाए तब हम उसको कहते हैं डी एक्सेलरेशन. फिर जब स्पीड ब्रेकर हम क्रॉस कर देते हैं तो स्पीड ब्रेकर क्रॉस करने के बाद हम लोग स्पीड को इंक्रीज करते हैं, राइट, उसे कहते हैं एक्सेलरेशन. तो एक्चुअल में ये दोनों केस में हमने किया क्या, हमने एक तो गाड़ी की स्पीड को कम किया या बढ़ाया, अल्टीमेटली हमने गाड़ी की वेलोसिटी को बदला है. तो इसी को तो हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन क्या होता है, इट इज अ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्टिव टाइम. क्या रेट से हम लोग वेलोसिटी को बदल रहे हैं या क्या रेट से वेलोसिटी बदल रही है, उसी को कहेंगे हम एक्सेलरेशन. अगर मान लो कोई गाड़ी की स्पीड जो है वो 50 से बढ़ रही है, मतलब पहले सेकंड में 50 मीटर पर सेकंड है, फिर बाद में 100 मीटर पर सेकंड हो गई, फिर 150 मीटर पर सेकंड हो गई. तो यहाँ पर अगर हम लोग रेट कैलकुलेट करेंगे पर सेकंड का, तो यहाँ पर क्या आता है आंसर, 100 minus 50 is again a 50, right, 150 minus 100 again a 50. So this is 50 is nothing but the acceleration. So this is nothing but about the acceleration. Acceleration is the rate of change of velocity. Okay. So जिस तरह से यह आपने acceleration पढ़ा है उसी तरह का acceleration जो होता है हमारे अर्थ के वजह से भी प्रोड्यूस होता है, जिसे हम acceleration due to gravity कहते हैं. जब भी हम किसी चीज को किसी पर्टिकुलर हाइट से रिलीज करते हैं तो वो कॉन्स्टेंटली नीचे की तरफ आती है, राइट. और जब वो नीचे की तरफ आती है तो उसकी कॉन्स्टेंटली स्पीड बढ़ती है, राइट. तो क्या स्पीड से बढ़ती है यानी क्या रेट से बढ़ती है, तो वो हम सबको पता है, उसी को हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. जनरली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ. पर क्या ग्रेविटी हर प्लैनेट पे एक जैसी होती है, इज इट, क्या ग्रेविटी सिर्फ अर्थ पे ही है? क्या कभी आपने सोचा है कि ग्रेविटी क्या हमारे अर्थ पे ही है, क्या दूसरे प्लैनेट पे ग्रेविटी नहीं होगी? सो इसका मतलब यह है कि ग्रेविटी को हम लोगों को और अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए उसका एक फॉर्मूला चाहिए, जिसके जरिए से हमें जो वैल्यू मिली है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वैल्यू 9.8 ही क्यों आती है. ओके, तो ये हम लोगों को पता चलेगा. तो चलो हम लोग सबसे पहले इसका डेरिवेशन डिस्कस कर लेते हैं, और डेरिवेशन डिस्कस करने के बाद हम लोग ट्राई करेंगे इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये आती है या नहीं. ओके, तो चलो हम लोग एक स्लाइड शो पे चलते हैं. ओके, सो दिस इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द एक्सप्रेशन ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सपोज वी कंसिडर वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस ऑन अ अर्थ सरफेस. मान लो ये हमारी अर्थ है और इस अर्थ का सेंटर है O, और अर्थ की रेडियस हमें पता है कितनी होती है, कैपिटल R मान के चलते हैं. और एक ऑब्जेक्ट कोई तो ले लेते हैं, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर कहीं पर रख लेते हैं जिसका मास m है. अब ये जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्रेजेंट होता है बेसिकली, तो इसका जो वेट होता है वो ग्रेविटेशनल पुल के बराबर होता है. यानी द वेट ऑफ द बॉडी is equal to the gravitational force exerted by earth. Okay, so we can say that यहाँ पर अगर कैपिटल M ये मास ऑफ द अर्थ है, so that फोर्स यानी वेट ही हो गया, दैट इज नथिंग बट द वेट.
तो वेट इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स. आप यहाँ पर इसको स्मॉल आर से डिनोट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें स्मॉल आर ले लेते हैं. ठीक है, स्मॉल आर ले लिए, तो स्मॉल आर यहाँ पर पुट कर लिया. और ग्रेविटेशनल का फॉर्मूला तो आपको पता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये ग्रेविटेशनल का फॉर्मूला होता है. तो यहाँ से m कट हो जाएगा यहाँ पर, तो g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर यहाँ पर बचता है. सो दिस इज नथिंग बट द एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. बहुत सिंपल तरह का एक्सप्रेशन है. आपको करना क्या है, यहाँ पर अर्थ कंसिडर करनी है जिसका मास m लिया है हमने और रेडियस यहाँ पर r ले रखी है. एक ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसको हम लोग अर्थ के सरफेस पर यानी आउटर सरफेस पर रखते हैं. तो ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है, द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ होता है. तो हमने दोनों को इक्वेट कर लिया, तो ये m कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर बचेगा. तो आपको अगर हम लोगों को अगर कैलकुलेट करना है कि वैल्यू जो होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है वो 9.8 कैसे आती है. तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास g की वैल्यू क्या होती है, g की वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ये वैल्यू होती है g की. ओके, m क्या होता है, मास ऑफ द अर्थ है एक्चुअली, तो ये होता है अप्रोक्सीमेट 6 इंटू 10⁻24 kg आप ले सकते हो यहाँ पर. और r जो है ये रेडियस ऑफ अर्थ है, यहाँ पर स्मॉल r हमने डिनोट किया है, तो स्मॉल r ले लेते हैं. ये कितना होता है, तो ये करीबन होता है 6400 किलोमीटर. सो यू मे कन्वर्ट इट इनटू द मीटर, सो 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर ये वैल्यू आती है. अब सारे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करिए, तो g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर. पुट द वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 into m, capital M 6 into 10⁻24 kg and divided by r square. Divided by r square it's a 6.4 into 10 to the power 6, इसका स्क्वायर करेंगे. सो अगर आप कैलकुलेट करोगे इसे प्रॉपरली, अगर आप कैलकुलेट करोगे, सो यू फाइंड दैट यू गेट द वैल्यू ऑफ नियरली इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यू कैलकुलेट दिस वैल्यू. So you'll get that value, acceleration due to gravity of the earth. It is nothing but 9.8 meter per second square. Okay, so it means that क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि acceleration due to gravity जो होता है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है. पहली बात तो मास ऑफ द प्लैनेट, जो भी प्लैनेट होगा उसका मास. अगर बात करें हम उसकी रेडियस की, तो रेडियस पे भी डिपेंड करता है. तो कभी अगर आपको सवाल पूछा जाए क्या हमारी अर्थ है और हमारी अर्थ की हमने अचानक से रेडियस को डिक्रीज कर दिया, छोटा कर दिया, सिकुड़ दिया, बिना मास को कम किए, तो क्या होगा, एक्सेलरेशन बढ़ेगा या घटेगा. यानी हमारे एक्सेलरेशन जो अर्थ की ग्रेविटी है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से बढ़ेंगी या कम हो जाएंगी. सो डेफिनेटली r से g इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. अगर r कम हो जाएगा तो g बढ़ जाएगा. मास कांस्टेंट रहना चाहिए, मास नहीं बदलना चाहिए. ओके, सो अगर हम बात करें सन की, तो सन की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली अर्थ से, और मून की कम होती है बिकॉज ऑफ मास. ऑब्वियसली अप्रोक्सीमेट अगर हम लोग देखें तो जो सन की ग्रेविटी होती है, द ग्रेविटी ऑफ सन अगर देखा जाए तो आई थिंक सो 27 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की इसकी एक्सेलरेशन होती है, जो कि बहुत ज़्यादा है. और ऑब्वियसली मून की आपको पता ही है कि मून की जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो 1/6 ऑफ द अर्थ होती है. Okay, so this is nothing but about the acceleration due to gravity. So let we understand next topic, that is nothing but the escape velocity. Now let's we discuss about the escape velocity. Escape velocity क्या होती है? escape velocity देखो, जब भी आप कोई चीज को ऊपर की तरफ फेंकते हो तो थोड़ी देर ऊपर जाकर फिर वो ऑब्जेक्ट नीचे आ जाता है. अगर आप और थोड़ी जोर से ऊपर फेंकोगे तो थोड़ी जोर से ऊपर जाने के बाद नीचे आ जाता है. अगर आप बहुत जोर से ऊपर की तरफ फेंकोगे तो शायद वो ऑब्जेक्ट नीचे नहीं आएगा. खैर, आपकी बस की बात नहीं या फिर मेरे बस की बात नहीं, हम इतने ऊपर कोई ऑब्जेक्ट को हमारे हाथों से तो नहीं फेंक सकते कि वो रिटर्न ना आए. लेकिन अगर हम लोग बात करें कोई भी सैटेलाइट की या फिर जब हम रॉकेट को प्रोजेक्ट करते हैं, तो जब हम रॉकेट को प्रोजेक्ट करते हैं तो हम नहीं चाहेंगे कि रॉकेट को प्रोजेक्ट करने के बाद वो रिवर्स आ जाए. ओके, तो इसीलिए हमें पता होना चाहिए क्या हमें कितनी वेलोसिटी उस सैटेलाइट को बोल रहा हूँ, रॉकेट को देनी चाहिए ताकि वो ऊपर तो जाए लेकिन रिवर्स नीचे ना आए. ओके, तो इस वेलोसिटी को कहा जाता है एस्केप वेलोसिटी.
the velocity given to an object so that it can escape from the earth gravitational field is called as a escape velocity. escape velocity जो हमारे अर्थ की होती है वो अप्रोक्सीमेट 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, बहुत ज़्यादा है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, कमाल की स्पीड होती है। इतनी स्पीड से अगर कोई चीज़ या कोई ऑब्जेक्ट को अगर हम थ्रो कर पाए तो ऑब्वियसली वो क्या होंगी, हमारे अर्थ की ग्रेविटी से एस्केप हो जाएगी या हमारे अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप हो जाएंगी, और उसी को हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। तो इसका भी डेरिवेशन हम लोग डिस्कस करेंगे, और डेरिवेशन के साथ साथ ये भी जानेंगे क्या हमारे अर्थ की एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है या फिर अदर प्लैनेट्स की ज़्यादा होती है, कम होती है, और किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करती है। तो चलो फिर से हम लोग एक स्लाइड शो पे जाते हैं और वहाँ पर समझ लेते हैं कि हमारे अर्थ की जो एस्केप वेलोसिटी मैंने आपको बताई वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड बताई है, तो वो कैसे ओके सो दिस इज नथिंग बट द एस्केप वेलोसिटी। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, राइट, तो वो ऊपर तो जाता है फिर से नीचे की तरफ आ जाता है, राइट। अगर हम और ज़ोर से फेंकते हैं तो और ऊपर जाता है और फिर से नीचे की तरफ आ जाता है। लेकिन अगर हम इसको बहुत ज़्यादा ज़ोर से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो ये शायद ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर ही रह जाएगा और नीचे नहीं आएगा। सो एस्केप वेलोसिटी क्या कहती है, द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू डू सो, यानी ये करने के लिए, यानी अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के बाहर या निकलने के लिए, एस्केप होने के लिए जो वेलोसिटी होती है उसी को हम लोग एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। सो द मिनिमम वेलोसिटी, यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, द मिनिमम वेलोसिटी गिवन to an object so that it can escape from earth gravitational field is called escape velocity. ओके, सो इस तरह से बेसिकली अगर हम लोग एस्केप वेलोसिटी को डिफाइन करें तो ये एक तरह की वेलोसिटी होती है जो हम ऑब्जेक्ट को देते हैं ताकि वो हमारे अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकल सके। चलो इसका एक्सप्रेशन देख लेते हैं कि एक्सप्रेशन में क्या है। तो देखिए, तो चलो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि ये m जो है मास ऑफ द अर्थ है, r जो है रेडियस ऑफ द अर्थ है। ओके, सो ये देखिए हमारे यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि अगर हम लोग इसको ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो ये थोड़ी दूर जाकर क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। अगर हम और थोड़ा दूर से फेंकते हैं तो ये क्या होगा, और थोड़ा ऊपर जाकर नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर हम और ज़ोर से फेंकते हैं तो क्या हो जाएगा, ये बाहर की तरफ निकल जाएगा, यानी स्पेस में निकल जाएगा। तो इसे हम लोग कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। चलो हम लोग इसका डेरिवेशन डिस्कस कर लेते हैं। ओके, नाउ लेट्स वी अंडरस्टैंड द डेरिवेशन और द एक्सप्रेशन फॉर द एस्केप वेलोसिटी। इसके लिए हमारे पास टोटल एनर्जी होनी चाहिए। तो टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो आप जानते हो कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इट्स अ हाफ mv²। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी शायद आपको पता नहीं होगी, तो मैं इसके लिए आपको छोटा सा एक एक्सप्रेशन दे देता हूँ। तो इसके लिए आपको पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल समझना पड़ेगा। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है वर्क ऑन मास। ओके, जस्ट इमेजिन कीजिए हमारे पास ये हमारा अर्थ है जिसका मास कैपिटल M है और रेडियस कैपिटल R है। एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है M मास का। अब सिंपल सी बात है, जब हम M मास के ऑब्जेक्ट को उठाते हैं तो हमें कुछ ना कुछ तो वर्क डन करना पड़ता है। तो वर्क डन करना पड़ रहा है। तो वर्क डन का फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी R के हिसाब से लिख लेता हूँ, डिवाइडेड बाय ये स्मॉल m। अब अगर मैं सॉल्व करता हूँ, F मतलब कौन सा फोर्स होगा, इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। क्या होता है, G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r² इंटू ये कैपिटल R डिवाइडेड बाय m। समझ में आ रहा है? तो ये एक m कट हो जाएगा, ये m कट हो जाएगा, एक r कट हो जाएगा, r कट हो जाएगा। क्या बचेगा यहाँ, Gm अपॉन r बचता है। अब ये हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होता है हर अट्रैक्टिव फोर्स का निगेटिव माना जाता है, तो इसीलिए हम इसको यहाँ पर निगेटिव साइन से इंडिकेट कर देंगे।
ठीक है, तो ये हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? अब एनर्जी तो तभी होंगी किसी चीज पे अप्लाई करेंगे। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, या फिर हम पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करें ग्रेविटेशनल की, सो पोटेंशियल ऑफ अर्थ, पोटेंशियल ऑफ अर्थ इनटू मास, है ना। तो क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी हो गई आपकी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कैपिटल आर। ये आ गया आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गई। यहाँ पर ये देखिए, ये आ गई हमारी पोटेंशियल एनर्जी। ओके, ये हो गई हमारी पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है यहाँ तक? ओके, सो एक्चुअल में टोटल एनर्जी क्या होती है? जीरो होती है। एट एनी पॉइंट द टोटल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो सिंपल है, आप क्या करेंगे यहाँ पर, हाफ एम वी स्क्वायर यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। सो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस माइनस जी एम एम अपॉन आर इज इक्वल टू जीरो। सो इसको इधर लेके चले जाएंगे तो यहाँ पर आप स्मॉल एम को कट कर सकते हो, तो स्मॉल एम कट हो जाता है। सो वी ई स्क्वायर इज इक्वल टू 2gm अपॉन आर बचता है। तो वी ई कितना हो गया? अंडर रूट के अंदर चला गया, यहाँ पर अंडर रूट के अंदर चला गया, तो क्या हो गया? 2gm अपॉन आर, राइट। अब अगर हम लोग बात करें ग्रेविटी के फॉर्मूले की, देखो आपके पास फॉर्मूला था ग्रेविटी का, g इज इक्वल टू gm अपॉन आर का। तो इसका मतलब अगर मैं gm की वैल्यू निकालूँ, आर स्क्वायर था, तो gm की वैल्यू क्या होती है? gm की वैल्यू gr स्क्वायर होती है। तो आप ये वाला फॉर्मूला क्या कर सकते हो? मॉडिफाइड कर सकते हो। मैं यहाँ पर देखो नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूँ क्या फॉर्मूला आया हमारा। v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gm अपॉन आर, ये फॉर्मूला है। बट हम लोग कह सकते हैं ना, बट g इज इक्वल टू क्या होता है? gm अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो आर स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो जी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? gm हो जाएगा। ओके, तो क्या पुट कर सकते हैं हम? gm के बदले क्या पुट कर सकते हैं? जी आर स्क्वायर पुट कर सकते हैं। तो v क्या आ जाएगा? v इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ जी आर स्क्वायर, सॉरी 2gr स्क्वायर अपॉन आर। तो एक आर यहाँ से आप कट कर लीजिए, क्या बचता है? अंडर रूट 2gr बचता है। अब g की वैल्यू भी मालूम है आपको और r की वैल्यू भी पता है। तो v इज इक्वल टू, अगर आप सब्सटीट्यूट करना चाहे तो सब्सटीट्यूट कर सकते हो। तो 2 इंटू 9.8 इंटू आर की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6। So by solving this, definitely you will get here 11.2 kilometer per second. Okay, so basically this is nothing but the escape velocity. तो अब escape velocity किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है? देखिए escape velocity डिपेंड कर रही है, escape velocity किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है? escape velocity डिपेंड कर रही है यहाँ पर फॉर्मूला है हमारा, सिंपल सी बात है, मास पर और रेडियस पर डिपेंड कर रही है। यहाँ पर भी तो मास और रेडियस पर escape velocity डिपेंड कर रही है। इसका मतलब हर प्लैनेट की escape velocity एक जैसी नहीं होंगी। ओके, सो दिस इज नथिंग बट अबाउट द escape velocity। हम लोग एक काम करते हैं, सो लेट्स वी अंडरस्टैंड द ऑर्बिटल वेलोसिटी। ओके, सो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है? सो ऑर्बिटल वेलोसिटी, द ऑर्बिटल वेलोसिटी इज द वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट द सैटेलाइट इनटू द ऑर्बिट। सिंपल लैंग्वेज में बताया जाए, the velocity given to a satellite so that it can revolve around the earth in circular orbit। ओके, तो देखो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी चाहिए होती है ना। अगर आप कम वेलोसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करोगे, देखो यहाँ से अगर तोप से हम धीरे से अगर किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ेंगे तो अर्थ पे गिर जाएगा। ओके, और बहुत ज़्यादा जोर से फेंकेंगे तो ये तो बहुत दूर चला जाएगा। इसका मतलब हमारे पास एक मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए जिसके ज़रिए से हम ये कंफर्म कर पाए कि हमारा जो सैटेलाइट रहेगा या ऑब्जेक्ट रहेगा वो हमारे अर्थ के आजू बाजू सर्कुलर ऑर्बिट में घूमना चाहिए। तो वो जो वेलोसिटी होती है उसको ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। तो आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, द मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी गिवन टू अ सैटेलाइट सो दैट इट कैन रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इज कॉल्ड एज अ ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन देखिए। सो
ऑब्वियसली अगेन द सेम थिंग, मान लो ये हमारी अर्थ है जिसका मास कैपिटल M है, ये रेडियस R है, और यहाँ पर जो है ये h इतनी हाइट पर एक ऑब्जेक्ट है या सैटेलाइट है जिसका मास M है, ये रिवॉल्व कर रहा है v0 इतनी वेलोसिटी से, v0 मतलब vo है वो एक्चुअल में, ठीक है। तो यहाँ पर ये रिवॉल्व कर रहा है, तो रिवॉल्व करने के लिए तो सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए पहले तो ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर एक्ट हो रहा है, Gmm अपॉन r² होता है, लेकिन यहाँ पर हाइट कितनी हो जाएंगी, r+h हो जाएंगी। अब ध्यान से समझिए, r+h हो जाएंगी यहाँ पर हाइट, ठीक है ना। तो r+h ब्रैकेट का स्क्वायर, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv² अपॉन r होता है ना, mv² अपॉन r। तो यहाँ पर mv² अपॉन r होना चाहिए, बराबर है। तो ये सिर्फ r होना चाहिए, r² नहीं होना। ओके, तो इनको हम लोग कंबाइन कर लेते हैं, राइट। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। सो हियर mv0² अपॉन r+h इज इक्वल टू Gmm अपॉन r+h ब्रैकेट स्क्वायर। अगेन सेम थिंग, यहाँ पर ही कैंसिल हो जाएगा और ये एक यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। क्या बचता है, v0² यानी vo² इज इक्वल टू Gm अपॉन r+h। तो यहाँ पर vo इज इक्वल टू Gm अपॉन r+h। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें यानी h की वैल्यू को नियरली इक्वल टू 0 ले लें, नियरली इक्वल टू 0 ले लें, यानी बहुत क्लोज हमारे अर्थ की जो है, अर्थ के बहुत क्लोज वो रिवॉल्व कर रहा है, तो उस समय हम इसको 0 कंसिडर कर सकते हैं। तो हमारा आंसर आता है Gm अपॉन r। आप इसको भी और थोड़ा छोटा कर सकते हो, कैसे, तो देखो हमारा फॉर्मूला क्या है, vo इज इक्वल टू √Gm अपॉन r आ गया, ठीक है। अब इसको वैसे ही हम सॉल्व कर लेते फिर से, बट अगेन Gm क्या होता है, सॉरी gr² इज इक्वल टू Gm होता है। तो अगेन सेम थिंग, यहाँ पर हम vo इज इक्वल टू क्या करेंगे, √ के अंदर Gm के बदले gr² पुट करेंगे यहाँ पर, डिवाइडेड बाय r। तो एक r तो यहीं पर कट हो जाएगा, क्या बचेगा, √gr बचेगा। अब इसमें भी आप वैल्यू पुट करके देख सकते हो, दोनों तो वैल्यू है हमारे पास। दिस इज g इज नथिंग बट अगेन 9.8 इंटू r की वैल्यू 6.4 इंटू 10⁶। So by solving this you will get here 7.9 kilometer per second approximate, not second square, kilometer per second. So this is nothing but the orbital velocity. So इस तरह से बेसिकली जो हमारे escape velocity है, orbital velocity हमारे सैटेलाइट के प्रोजेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जब वो टॉपिक आएगा उसके ऊपर भी हम लोग ध्यान देंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू अंडरस्टैंड द ऑल टॉपिक्स। If you understand, please like and subscribe my channel. Thank you for watching.